तो देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट 1 में हम लोग सवाल कर रहे थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, इसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, F इज इक्वल टू V dm अपॉन dt। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब अगर यहाँ पे V dm बाय dt का फॉर्मूला यूज होगा तो देखिए पानी कितने रेट से बाहर आ रहा है, पानी आ रहा है 3 kg पर सेकंड के रेट से बाहर, मतलब 1 सेकंड में 3 kg पानी बाहर आ गया, मतलब dm बाय dt हमको क्या दिया गया है, बोलो 3 kg पर सेकंड। ठीक है, और v तो हमको एज इट इज दिया गया है। देखिए जब आप ये नहीं समझ पाओगे कि फॉर्मूले में क्या चीजें रखनी है आपको, तो आप नहीं कर पाओगे सवाल। आपको पहचानना होगा कि क्या चीजें गिवन है और आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप सीधी सी बात है यहाँ पे F इज इक्वल टू ma यूज नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। यहाँ पे ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको निकालना है, एक्सेलरेशन के लिए तो फोर्स जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स निकालने के लिए v आपको दिया गया है 4 और dm बाय dt आपको कितना दिया गया है, dm बाय dt आपको दिया गया है 3 kg पर सेकंड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलो 4 2 जाए 4 3 जा 12। ठीक है, 12 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे इस ब्लॉक पर लग रहा है। अब हमें यहाँ पे सवाल खत्म नहीं हुआ, एक्सेलरेशन निकालना है भाई। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है 12 न्यूटन और मास कितना है 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करिए आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा भाई। कितना आ रहा है 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? देख लीजिए इसको एक बार। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको वेक्टर्स की थोड़ी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर आपको वेक्टर्स की थोड़ी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है तो आप ये सवाल कर लोगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वही 5 kg का ब्लॉक रखा है। ठीक है, वही 5 kg का ब्लॉक मैंने यहां पर रख दिया। आ रही है बात समझ? और यहां पे मैंने 5 kg के ब्लॉक पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या लगाया? 50 न्यूटन का फोर्स लगाया 5 kg ब्लॉक पे। इसी ओरिएंटेशन में मैंने 50 न्यूटन का फोर्स यहां पे लगाया है। मैंने 50 न्यूटन का फोर्स यहां पे लगाया है। और कितने एंगल पे लगाया है, चलो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पे मैंने लगाया और ये जो फोर्स है ये है 50 न्यूटन। आ रही बात समझ? ये जो फोर्स है ये हमारा 50 न्यूटन का है, जो मैंने वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पे लगाया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन पता करना है भाई। देखिए सवाल अभी बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं है, धीमे धीमे जैसे सवालों की संख्या बढ़ेगी लेवल भी बढ़ेगा। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे 50 न्यूटन का फोर्स मैंने वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पे लगाया हुआ है। अब सोचो जरा इस सवाल को कैसे करोगे, सोचो जल्दी से, सोचो भाई सोचो कैसे करोगे। एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा एक बात समझना कि यहां पर ब्लॉक का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, बताओ ब्लॉक का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? ब्लॉक का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? भाई ऐसा तो है नहीं कि ऐसे फोर्स लगा रहे हो ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं। ब्लॉक का मूवमेंट कैसे होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। आप सोचना जरा, सोचो भाई, फिजिक्स बिना सोचे नहीं आती, सोचो। अच्छा अगर आपने पॉज करके ट्राई कर लिया है तो मैं बताने जा रहा हूं। देखो यहां पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 50 न्यूटन के फोर्स के यहाँ के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है? एक तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारा कितना आ जाएगा 50 cos 60, बोलो हाँ कि ना? ठीक है, 50 cos 60। जिस डायरेक्शन में एंगल होता है उस डायरेक्शन में cos, और इस डायरेक्शन में हमारा कितना कंपोनेंट आ जाएगा? इस डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा 50 sin 60 डिग्री। आ रही बात समझ? इस डायरेक्शन मैंने केवल ये समझाने के लिए बनाया है, 50 cos 60 और इस डायरेक्शन 50 sin 60। अब बताओ एक्सेलरेशन मतलब ब्लॉक का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, along the x axis and along the x axis which force is present, along the x axis which force is present, along the x axis 50 sin 60 is present, along the x axis 50 sin 60 is present। तो इसलिए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन का फोर्स लेना होगा। क्या समझे? जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है
उसी डायरेक्शन का फोर्स हम लेंगे। तो यहाँ पे हमें कौन सा फोर्स एक्चुअली लेना होगा, यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे हमें ये वाला फोर्स लेना है। समझ पा रहे हैं बात? यहाँ पे ये वाला फोर्स लेना है जो कि है 50 sin 60 डिग्री। इसको भूल जाइए भाई, इसको क्या करिए, भूल जाइए। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर मेरा फोर्स 50 sin 60 डिग्री लग रहा है, तो यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन पता करना है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन ही तो नहीं पता है। फोर्स हमारा क्या है 50 sin 60 डिग्री और मास कितना है 5। ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन। सॉल्व कर दीजिए भाई, इसको कितना आ रहा है, सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बेसिक मैथ्स है, इसके बाद तो आप कर ही लोगे। समझ पा रहे हैं बात? इसके बाद तो आप कर ही लोगे। तो ये चीजें हैं जो आपको समझ लेनी है। यहां पे देख लीजिए एक बार इस सवाल को, देख लीजिए, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 50√3/2 इंटू 5, तो 5 और ये कट जाएगा, 5√3 आ जाएगा, जो कि एक्चुअली यही है। ठीक है, एक बार इस सवाल को देख ले। देखिए यहां पे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा था उस डायरेक्शन का हमने फोर्स का कंपोनेंट लिया, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन का हम फोर्स लेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ? आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। जिन्होंने भाई मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट ना देखा हो वो ये सवाल नहीं कर पाएंगे। या तो किताब से आप पढ़ लो F इज इक्वल टू dp/dt वगैरह, F इज इक्वल टू dp/dt वगैरह आप किताब से पढ़ लो, नहीं तो आप जो पहला पार्ट है इस लेक्चर का वो आप देख लो। ठीक है, तो देखिए सवाल कुछ इस तरीके से है, F इज इक्वल टू 2ti कैप, ठीक है, F इज इक्वल टू 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। F इज इक्वल टू 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप न्यूटन। समझ पा रहे हैं? ठीक है, यहां पे देखिए ये फोर्स जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है। यहां पे क्या लग सकता है, अभी पहले पूरा सवाल सुन लीजिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ momentum, magnitude of change of momentum of the object in time t is equal to 0 से लेकर के t is equal to 2 seconds। ठीक है, t is equal to 0 से लेकर के t is equal to 2 सेकंड तक आपको मैग्नीट्यूड बताना है, चेंज ऑफ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, शब्दों को पकड़ना सीखो बेटा फिजिक्स में। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं उसका मैग्नीट्यूड। सवाल को ट्राई करिए अपने आप से, सवाल को ट्राई करिए अपने आप से। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लिया तो मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए यहां पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू dp/dt। ठीक है, F इज इक्वल टू dp/dt, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, F डॉट dt इज इक्वल टू dp। F डॉट dt इज इक्वल टू dp। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे देखिए कैसे करेंगे, अगर हमें dp चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप डॉट dt। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। समझ में आ रही होगी बात? और इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक करना है, 0 से लेकर के 2 सेकंड्स तक। क्यों? क्योंकि मुझे कैसे पता चली कि लिमिट्स क्या है इंटीग्रेशन की, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, समय हमको दिया गया है 0 से लेकर के 2 और 0 से लेकर के t। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे हम मान के चलते हैं कि मोमेंटम हमारा 0 था। ठीक है, अब यहां पे 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप,
या फिर इसको ऐसा करो, आप ऐसे ही रहने दो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सुनना, 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, सीधे सीधे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर बाय 2 आएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 मर जाएगा, कितना आ जाएगा, t स्क्वायर i कैप। यहां पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 3t क्यूब आएगा, 3t क्यूब अपॉन 3 आएगा, 3 से 3 मर जाएगा, कितना आ जाएगा, t क्यूब j कैप। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 से लेकर के 2। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 से लेकर के 2। अब देखना यहां पे i कैप और j कैप को मिस मत करना, ये डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, वेक्टर्स की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वरना फिजिक्स समझ में आने वाली नहीं है। तो यहां पे क्या होगा कि t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब j कैप, समझ में आ रही बात समझ। अब जरा इसमें हम लिमिट्स रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहां पे आ जाएगा 4i कैप प्लस 8j कैप, और यहां पे dp है, जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा p आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। 0 से p मैंने इसलिए नहीं रखा कि फिर p माइनस 0 होता वो भी डेल्टा p ही, लेकिन हम ये मान के चलते कि t इज इक्वल टू 0 पे हमारा जो मोमेंटम है वो 0 है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, dp को हमने डेल्टा p कर दिया इंटीग्रेशन के बाद। अब क्या करेंगे, हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड देखो ये यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, और ये हमको डेल्टा p का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर्स जरूरी है, बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं भाई, 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, कितना आएगा भाई, इसको यदि सॉल्व करोगे आप, इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो लगभग 8.9 आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 9 kg मीटर पर सेकंड, 9 kg मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है, कोई इसमें समस्या तो नहीं आ रही, बोलो भाई। और अगर कोई समस्या हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछो, आज मैं एक ईमेल भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस ईमेल पे भी आप अपनी क्वेरीज मुझे भेज सकते हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेरीज का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा सब समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है, क्योंकि ये सवाल बड़े चुनिंदा हैं और ये जो सवाल मैं करा रहा हूं यही आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, ठीक है। चलिए मैं मिटा रहा हूं भाई। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि F इज इक्वल टू क्या होता है, dt बाय dt, ये यूनिवर्सल है, ये चीज क्या है, यूनिवर्सल है। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि F इज इक्वल टू dt बाय dt अगर है, तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि F डॉट dt इज इक्वल टू dp, F डॉट dt इज इक्वल टू dp। अगर मान लेते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यहां पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, F डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा p। अब ये क्या नई चीज है यार, ये क्या है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये है क्या। तो यार ये चीज जो है ना, इसी को बोलते हैं हम इंपल्स, और इस चीज को हम बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, लिख लेना इसको, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अपने अंदर ब्रह्मांडों के कई राज छिपाए हुए ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, आईआईटी और नीट के कई राज छिपाए हुए ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। देखिए इंपल्स एक्चुअली होता क्या है, जब बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लग रहा होता है, जैसे बल्लेबाज क्या करता है, बहुत बड़ा फोर्स ब्लॉक पे बहुत छोटे टाइम के लिए लगाता हो सकता है 0.1 सेकंड के लिए लगाता हो, उसको हम कहते हैं इंपल्स। क्या कहते हैं, इंपल्स। तो ये जो इंपल्स है ना, ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर है यार, इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस समझ रहे हो क्या है, ये क्या है, ft ग्राफ का एरिया, हिंदी में लिख रहा हूं भाई, तुमको समझ में है, ft ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। और इसको बोल्ड लेटर से लिखना भैया,
अभी सवाल जब कराऊंगा तब तुमको इसकी सिग्निफिकेंस समझ में आएगी। अभी तो लग रहा होगा अरे पता है यार क्या बता रहे हो तुम, इसमें नया क्या बता रहे हो, लेकिन ये जो चीज है इसी का यूज होगा, ठीक है। तो एफटी ग्राफ का एरिया जो है वो हमको चेंज इन मोमेंटम देगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर देखो एक चीज मैं बहुत ही बेसिक सी आपको बता रहा हूं कि x इज इक्वल टू ए बी लिखा हो, अगर x इज इक्वल टू ए बी लिखा हो तो ए बी ग्राफ का एरिया जो है, ए बी ग्राफ का एरिया हमको x देता है, समझ में आ रहा है। और अगर x इज इक्वल टू a बाय बी लिखा हो तो ए बी ग्राफ का स्लोप आपको x देता है, समझ में आ रहा है, आ रही बात समझ। तो इंपल्स जो है एफ टी ग्राफ का एरिया हमको क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम, और एफ टी ग्राफ एफ डेल्टा टी को हम क्या कहते हैं, इंपल्स। तो ये हमारा क्या है, इंपल्स, ठीक है, इंपल्स। थोड़ा सा मैं जोश में आ जाता हूं तो स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाती है, भावनाओं को समझें, स्पेलिंग पे ना जाए, ठीक है। पता लगा आप नीचे कमेंट कर रहे हैं दाढ़ी वाले आदमी क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो ये सब चीजें नोट कर लीजिए थोड़ा। मेरी राइटिंग बहुत प्यारी है, इस वजह से हो सकता है आपको दिक्कत हो समझने में, ठीक है। आप भैया जूम करके रखिएगा थोड़ा सा। तो ये चीज आपको समझ लेनी है, ठीक है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, और एफ डेल्टा टी हमारा क्या है, इंपल्स। बहुत बड़ा फोर्स जब बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है तो हम उसको इंपल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी पे बेस्ड कुछ सवाल करते हैं भाई, जिससे आपका पहले तो कुछ आसान सवाल लेंगे, पहले तो कुछ आसान सवाल लेंगे और फिर हम लेवल बढ़ाएंगे। एक सवाल मैं बहुत अच्छा लेके आया हूं, आईआईटी में ही आया था शायद, तो वो भी मैं करा दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले एक आसान सा सवाल लेंगे, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास, अ क्रिकेट बॉल, और सवालों को आपको खुद से पहले ट्राई करना होता है। क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, a cricket ball of mass 150 gram is moving with a velocity of is moving with a velocity is moving with a velocity of 12 meter per second, 12 मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ, is moving with a velocity of 12 meter per second and is hit by a bat and is hit by a bat and is hit by a bat, ठीक है, and is hit by a bat and is hit by a bat so that the ball is turned back with velocity of, so that the ball is turned back with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड से ये वापस टर्न हो गई। इफ द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट इज, देख लो, इफ द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट आपको कितना दिया गया है, 0.01 सेकेंड। इफ द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.01 सेकेंड, फाइंड द इंपल्स एंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट। तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है इंपल्स, और दूसरी चीज आपको निकालनी है एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स बाय कौन लगाएगा, बल्लेबाज गेंद पे लगाएगा कि नहीं, या तो बल्ला गेंद पे लगाएगा, तो वही चीज हमको निकालनी है, एवरेज फोर्स जो कि बल्ला गेंद पे लगाएगा, और इंपल्स। ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई करिए, 1 2 3 4 5। उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। आइए भाई शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर इंपल्स के बारे में मैंने क्या बताया था, इंपल्स क्या होता है, बाय इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स क्या होता है, एफ डेल्टा टी, और क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा पी। आ रही बात समझ, I is equal to F delta T is equal to delta P। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले पार्ट में इंपल्स निकालनी है भाई। तो इंपल्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, बच्चे जहां पे गलती करेंगे वो मैं समझा रहा हूं, सुनिएगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा,
मान लो कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो मास ऑफ द बॉल तो वही रही, मास ऑफ द बॉल तो वही रही, v माइनस माइनस यू। ध्यान से समझना, देखो गेंद आ रही है ऐसे, गेंद आ रही है ऐसे, समझ रहे हो, गेंद ऐसे आ रही है, तो यहां पे उसका साइन क्या है, पॉजिटिव। मान लो कि इस डायरेक्शन को, मेरी तरफ के डायरेक्शन को तुमने क्या मान लिया, पॉजिटिव। गेंद आ रही है ऐसे, ठीक है, तो मेरी तरफ के डायरेक्शन को मानो पॉजिटिव। मैंने बल्ले से ऐसे मारा, मैंने बल्ले से ऐसे मारा, तो क्या हुआ, मैंने बल्ले से जब ऐसे मारा तो गेंद पीछे जाने लगी, तो वो वाला डायरेक्शन है निगेटिव। जब वो वाला डायरेक्शन है निगेटिव, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, एम वी माइनस माइनस यू होगा कि नहीं, क्योंकि यहां पे u जो है वो निगेटिव हो जाएगा कि नहीं। देखो दोनों तरीके से समझ सकते हो, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनना। गेंद आ रही है इधर की तरफ, ठीक है, मेरी तरफ आ रही है, मेरी तरफ के डायरेक्शन को तुमने क्या मान लिया, मेरी तरफ के डायरेक्शन को तुमने मान लिया नेगेटिव। मैंने पहले यही बात मैंने यहां पे करी है, मेरी तरफ के डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान लिया, तो यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, माइनस यू। और जब मैंने मारा तो उस वाले डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव। जब उस वाले डायरेक्शन को मैंने मान लिया पॉजिटिव, तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव। और मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, pf माइनस पी आई एम वी माइनस माइनस यू। क्यों माइनस यू क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, निगेटिव, निगेटिव डायरेक्शन। समझ में आ रही बात। बस साइन एक जैसे मत रख देना यहां पे, अगर इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो इसको तुम्हें निगेटिव मानना पड़ेगा, और अगर इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो इसको तुम्हें निगेटिव मानना पड़ेगा। साइन एक जैसे नहीं रहेंगे यहां पे, समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि बॉल एक ही डायरेक्शन में नहीं ट्रेवल कर रही, बॉल पहले इधर आ रही है उसके बाद वापस जा रही है, ठीक है। तो यहां पे भाई मास हमको कितना दिया गया, 150 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी एंड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। यहां पे थोड़ा जूम करिएगा आप प्लीज, 20 मीटर पर सेकंड ये, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 12 मीटर पर सेकंड, तो माइनस माइनस 12, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, समझ में आ रही है। 150 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 20 प्लस 12, सॉल्व कर दीजिए। अब ये मत पूछना 10 की पावर माइनस 3, अरे यार किलोग्राम में किया है, 10 की पावर माइनस 3 कहां से आएगा, ठीक है। दिमाग बंद करके बैठोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा, बताओ कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, 4.8 न्यूटन सेकंड, 4.8 न्यूटन सेकंड। इंपल्स की यूनिट तो समझ लोगे, डराइव कर लोगे, एफ डेल्टा टी, एफ क्या होता है, न्यूटन, डेल्टा टी क्या है, सेकंड, तो न्यूटन सेकंड, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है सेकंड वाले पार्ट में एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स क्या होगा, देखो इंपल्स होता है एफ डेल्टा टी, इंपल्स क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी। तो यहां पे जो हमको अगर एवरेज फोर्स चाहिए तो इंपल्स अपॉन डेल्टा टी कर देंगे इज इक्वल टू एफ, और डेल्टा टी क्या है एक्चुअली, डेल्टा टी जो है वो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, बल्ले में और बॉल में, बल्ले में और बॉल में जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो डेल्टा टी है। अब सुनना, यहां पे ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट कितना दिया गया है, 0.01 सेकंड, तो यहां पे इंपल्स हमने पहले ही निकाल ली थी 4.8 अपॉन 0.01 सेकंड। तो यहां पे देखना, यहां पे देखना कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, और एक बाप रे बाप 480 न्यूटन। ओए होए होए, मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए लग रही हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंपल्स। और देखो ये एक सेकंड से भी कितना, 100 पार्ट ऑफ अ सेकंड, 0.01 सेकंड के लिए लग रही है कितनी फोर्स, 480 न्यूटन की फोर्स, तो ये क्या हो गई, इंपल्स, ठीक है। कर लीजिए भाई इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। एक सवाल और है भाई, इसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करूंगा कि मेरा पढ़ाना कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए, मैंने क्या बताया था, एफ डेल्टा टी ग्राफ का एरिया या एफ टी ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम।
एफ टी ग्राफ का एरिया में क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। एफ टी ग्राफ का एरिया, एफ टी ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। इसी पे ये सवाल है भाई। अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m moving with velocity u, moving with velocity u, a particle of mass m moving with velocity u makes an elastic one dimensional collision, makes an, अब बोलोगे कि कोलिजन तो पढ़ाया ही नहीं, तो कोलिजन का सवाल नहीं है ये है वही, मेक्स एन इलास्टिक, अभी जो पढ़ाया है उसी से आएगा, देखना वन डायमेंशनल कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन मालूम है ना क्या होता है, नहीं पता तो समझ लो, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा और एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। विद अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास, विद अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास एम। हालांकि इलास्टिक कोलिजन का इसमें कुछ लगना नहीं है। दे आर इन कॉन्टैक्ट फॉर अ ब्रीफ टाइम, कैपिटल टी, दे आर इन कॉन्टैक्ट फॉर अ ब्रीफ टाइम, कैपिटल टी, ठीक है। दे आर इन कॉन्टैक्ट फॉर अ ब्रीफ टाइम, कैपिटल टी। देयर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, देयर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। बेटा सवाल साथ ही साथ लिखते रहिए क्योंकि ये सवाल आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। देयर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू एफ नॉट, increases from 0 to f naught linearly in time, linearly in time t by 2, ठीक है, and decreases linearly to 0, and decreases linearly to 0 in time t by 2। आपको क्या चाहिए भाई, यहां पे आपको चाहिए यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ f0, ठीक है। जब एक पार्टिकल आ रहा है, जब एक पार्टिकल आ रहा है उसने दूसरे पार्टिकल के साथ टक्कर करी होगी, तो यहां पे कुछ फोर्स लगा होगा, उसी का मैग्नीट्यूड ऑफ f0, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ f0। Their force of interaction increases from 0 to f0 linearly in time capital T by 2 and decreases linearly to 0 in time capital T by 2। और टोटल टाइम क्या है हमारे पास, कैपिटल टी। सोचो सोचो सोचो, यहां पे ग्राफ बनेगा, बिना ग्राफ के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, यही वाला फॉर्मूला, यही वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। सोचो, इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है 2mu अपॉन कैपिटल टी, 2mu अपॉन कैपिटल टी। सबसे पहले इसके लिए एफ टी ग्राफ बनाओ, फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाओ इसके लिए सबसे पहले, और उसके बाद वहां से क्या करोगे, वहां से क्या करोगे, चेंज इन मोमेंटम निकालोगे भाई, चेंज इन मोमेंटम निकालोगे, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे अगर मैं एफ टी ग्राफ इसका बनाऊंगा, यहां पे मैं अगर इसका एफ टी ग्राफ बनाऊंगा तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो देयर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू f नॉट linearly in time capital T by 2। ये यहां पे ये है कैपिटल T by 2 और ये जो है ये हमारे पास है f0, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में लिखा है बस वैसा करते चलो। देयर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन increases from 0 to f0 linearly in time capital T by 2 and decreases linearly to 0 in time capital T by 2। मतलब ये जो टाइम हमारा है वो कितना है, t by 2, और ये जो टाइम हमारा है वो कितना है, t by 2। हाँ भाई, अब आ रहा है कुछ समझ। एफ टी ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अब जरा इस ग्राफ का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है भाई, हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट। इस ग्राफ का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू F0 इंटू कैपिटल टी। भाई बेस क्या है? टोटल कैपिटल टी है, और हाइट कितनी है? F0, तो हाफ इंटू F0 इंटू कैपिटल टी। आ रही बात समझ? ये किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ये किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। मतलब mv माइनस mu। अब v तो कुछ है ही नहीं, v तो 0 है। भाई जब ये बॉल आ रही है, इसके साथ इसकी टक्कर हुई, ये बॉल कितने से आ रही है? u स्पीड से आ रही है। ये बॉल कितने से आ रही है? u स्पीड से। ये बॉल स्टेशनरी है। जब इसके साथ इसकी टक्कर होगी तो फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम दोनों की वेलोसिटी जो फाइनल है वो तो 0 ही हो जाएगी। हालांकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज्ड इफ देयर आर सेम मासेस। ठीक है, तो यहां पे हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि हाफ F0 इंटू टी इज इक्वल टू mu। आ रही बात समझ? आ रही बात समझ? तो यहां पे F0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2mu अपॉन टी। F0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2mu अपॉन टी। आ रही कुछ बात समझ? हमको क्या, देखिए ये F0 और T ग्राफ का एरिया हमने निकाला और चेंज इन मोमेंटम में रख दिया, बस, और हमने कुछ नहीं किया। F0 इज इक्वल टू 2mu बाय टी। ठीक है, हो गया भाई। अब एक आखिरी आईआईटी का सवाल ले लेते हैं। अब एक आखिरी आईआईटी का सवाल ले लेते हैं। पता नहीं है मुझे किस साल में आया है, मगर सवाल यही था। ठीक है, तो सवाल है भाई, अ डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट फ्लोटिंग। अ डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट फ्लोटिंग। ये आखिरी सवाल है भाई आज का। अ डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन एयर, हॉरिजॉन्टली इन एयर, horizontally in air by firing bullets, by firing bullets, by firing bullets, each of mass, by firing bullets each of mass 5 gram, each of mass 5 gram with the same velocity, with the same velocity, with the same velocity at the same time, with the same velocity at the same time of same rate, sorry यहां पे लिख देना same rate of 10 bullets per second, 10 bullets per second, 10 bullets per second। ठीक है, the bullets rebound with the same speed, the same velocity, जो भी कहना हो कह लो, with the same velocity, सेम स्पीड ही कहो क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाता है तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो सेम स्पीड ही कह दो, सेम स्पीड। The bullets rebound with the same speed in opposite direction, नहीं opposite direction, ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी, पता नहीं आईआईटी हमको क्या समझता है ना। In opposite direction, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट बतानी है। आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट बतानी है, वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट आपको बतानी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट आपको यहां पे बतानी है, ये चीज आपसे पूछी गई है। बताओ भाई कैसे होगा ये, वही चीज जो अभी मैंने बताई है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। ठीक है, यही चीज तो है यार, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ।
मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स किसका लग रहा है? डिस्क का। देखो ये मेरे पास एक डिस्क है, इसको मैंने हवा में ऐसे रोक के रखा है। कैसे रोक के रखा है? हाथों से नहीं, इस पे मैं गन से बुलेट फायर कर रहा हूं, और हर बुलेट 5 ग्राम की है, हर बुलेट 5 ग्राम की है, और 10 बुलेट पर सेकंड में फायर कर रहा हूं। एक सेकंड में 10 बुलेट में धाए 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 फायर कर रहा हूं। जब एक सेकंड में 10 बुलेट में फायर कर रहा हूं तो वो वहां हवा में ऐसा ही लटका हुआ है। तो वेट को बैलेंस करने के लिए यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है ना। देखो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्क। भाई डिस्क में कोई चेंज ऑफ मोमेंटम थोड़ा हो रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम किसमें हो रहा है? बुलेट्स में। बुलेट आ रही हैं ऐसे 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 करके, और उसके बाद एक बड़ी स्पेशल चीज लिखी है, द बुलेट्स रिबाउंड विद द सेम स्पीड। द बुलेट्स रिबाउंड विद द सेम स्पीड। ऐसे गई, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पे क्या है? एक डिस्क है। बुलेट्स ऐसे गई v स्पीड से, मान लो गई, और v ही स्पीड से नीचे भी आ गई। तो एक बुलेट के लिए चेंज ऑफ मोमेंटम मुझे बताओ, एक बुलेट के लिए चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा? दिमाग लगाओ। एक बुलेट के लिए चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा? 0 नहीं, 2 mv। समझ में आई बात? इस वाले डायरेक्शन को अगर मैं निगेटिव मान लूं तो नीचे वाले डायरेक्शन को मुझे पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो वहां से अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 mv। पीछे वाले सवाल में यही कहा है। तो ये क्या होगा? 2 mv ये एक बुलेट के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ऐसी कितनी बुलेट्स में फायर कर रहा हूं? मान लो m, और ये वेट ऑफ डिस्क mg के बराबर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? तो यहां से अगर मैं चाहूं तो v कैलकुलेट कर सकता हूं mg अपॉन 2mn। mg अपॉन 2mn। m क्या है भाई? m क्या है? 100 ग्राम्स। हम वेलोसिटी पता है किसमें कैलकुलेट करेंगे? हम वेलोसिटी SI यूनिट्स में ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वेट ऑफ डिस्क को मैं m डैश ले लेता हूं, नहीं ये कंफ्यूज करेगा। वेट ऑफ डिस्क को मैं m डैश ले लेता हूं, ठीक है। तो m डैश, सॉरी ये m डैश, तो m डैश g अपॉन 2mn। तो m डैश क्या है? डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा? 100/1000। g कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के चल सकते हो। 2 इंटू मास ऑफ बुलेट कितना है? मास ऑफ बुलेट है 5 ग्राम, तो 5 इंटू 10 की पावर -3। और नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी दागी जा रही हैं एक सेकंड में? एक सेकंड में कितनी बुलेट्स दागी जा रही हैं? यहां पे आप कहोगे डेल्टा टी आपने क्यों नहीं लिया? भैया डेल्टा टी इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां पे 10 बुलेट्स एक सेकंड में दागी जा रही थी। तो यहां पे नीचे मैं 1 लिखूं चाहे ना लिखूं, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां पे 1 लिख लो, क्या उखाड़ लोगे? लिख के लिख लो, ठीक है। तो यहां पे 100 इंटू 10, और कितनी बुलेट्स दागी जा रही हैं? 10 बुलेट्स, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। सॉल्व करो भाई, जल्दी जल्दी। कितना आ रहा है भाई? कितना आएगा? हाँ जी, इसको सॉल्व करिए। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और अगर यहां पे g 9.8 लिया होता तो कितना आता? 980 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहां पे g मैंने 10 ले लिया है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप 9.8 रख के भी सॉल्व कर सकते हो। यहां पे 9.8 आ जाता और उसमें कोई भी समस्या नहीं थी। अगर आप यहाँ पे 9.8 रखते, यहाँ पे अगर आप 9.8 रखते तो यहाँ पे क्या आ जाता? 9.8 मीटर पर सेकंड। हमने 10 रख के सॉल्व किया तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दोनों तरीके से वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली समान ही है। तो ये देखिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा,
मेन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट मैंने क्या लगाया है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्क। समझ में आया ये कैसे हुआ भाई? मोमेंटम किसमें चेंज हो रहा है, बुलेट्स में, और जो बुलेट्स में मोमेंटम चेंज हो रहा है वही फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिससे डिस्क हवा में लटकी हुई है। तो ये आईआईटी का क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, लेक्चर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भाई कमेंट भी आप कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट भी कर सकते हो, अपनी क्वेरीज आप मुझे भेज सकते हो, और जो भी सवाल आपको ना समझ में आया हो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो कल हम लोग इक्विलिब्रियम, फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो जिनको वेक्टर्स में कंपोनेंट्स लेना नहीं आता, हालांकि मैं थोड़ा रिवाइज करा दूंगा, वो एक बार वेक्टर्स किसी किताब से पढ़ के आ जाना। ठीक है, तो यहां पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।